नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है कुंडली विश्लेषण से संबंधित। आज हम आपको संक्षिप्त रूप में सटीक कुंडली विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है यह हम आप लोगों को बताएंगे। पूर्व में भी हम कई एपिसोड ला चुके हैं कुंडली विश्लेषण का कि किस तरीके से अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे उपाय क्या हैं और हमारा बेस्ट स्टोन आदि क्या है। तो हम एक एक ग्रह करके कुंडली का विश्लेषण करेंगे, लेकिन संक्षिप्त तौर पे करेंगे। तो आज हमारे पास जो कुंडली उपलब्ध है वो कुंडली है अहमदाबाद की, जिनका एक बच्चे की कुंडली है जो कि लगभग 18 साल के प्रवेश का 19वां वर्ष इस बच्चे को है। 7 जून 2006 बच्चे की बालक की डेट ऑफ बर्थ है। टाइम है शाम के 6:27 का। इस बालक का जो लग्न है वह है वृश्चिक लग्न और जो राशि है वह तुला राशि बनती है। पहली बात कि वृश्चिक लग्न का स्वामी जो है मंगल भाग्य भाव में नीचस्थ हो चुका है, यानी कि नीच राशि में बैठ गए हैं शनि के साथ। और जो राशि के स्वामी हैं यानी कि तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र, वह छठे स्थान पर बैठ गए हैं। तो अपने घर पे उनकी दृष्टि है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लग्न से चंद्रमा द्वादश हो गए हैं। इसके बारे में हम आगे को चर्चा करेंगे, जो कि ये थोड़ा सा कुछ कमजोर माना जाता है। एक भटकाव वाला योग जीवन में देता है, एकदम से जीवन में स्थिरता कम आती है। तो हम सबसे पहले ग्रह सूर्य से हम बात करेंगे। सूर्य ग्रह जो कि जन्म कुंडली के षष्ठेश हैं, यानी कि छठे भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। यानी कि छठा भाव रोग भाव, शत्रु भाव, गुप्त भाव कहा जाता है। सप्तम भाव को जाया भाव यानी कि पत्नी का भाव कहा जाता है, व्यापार भाव भी कहा जाता है और एक प्रकार से मारक भाव भी कहा जाता है। तो यानी कि सूर्य षष्ठेश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा कुछ ये कमजोर माने जाएंगे। एक मध्यम कमजोर, एक तो होता है बहुत ही कमजोर जो कि हमें हर समय पे कष्ट देगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये ग्रह जो ऐसे होते हैं वो तब खराब फल देते हैं जब उनकी कोई दशा अंतरदशा, भले ही वो विंशोत्तरी महादशा में आए, कालचक्री दशा में आए, अष्टोत्तरी दशा में आए, योगिनी दशा में आए, किसी भी दशा में आए। 16 दशाएं होती हैं 16 प्रकार की। तो वहां पर को ये जरूर अपना फल दिखाते हैं। जहां पर को भ्रमण कर रहे होंगे गोचर में उस भाव से भी संबंधित थोड़ा खराब फल देंगे, और जहां पर को बैठे हैं उस भाव से भी संबंधित खराब फल देंगे। जैसे मान के चले षष्ठेश हैं तो उस समय पे क्या होगा कि वाद विवाद होगा, कुछ रोगों की उत्पत्ति होगी और अकस्मात तौर पे हमारे ऊपर पे कोई छोटे मोटे कष्ट आ सकते हैं। दूसरा, सप्तम भाव में जन्म काल में बैठे हैं। सप्तम भाव व्यापार भाव होता है, पत्नी का भाव होता है और मारक भाव होता है, एकदम से कष्ट देने वाला, कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है और एकदम से कष्ट प्राप्त हो जाता है। यदि विवाह हो जाता है तो ऐसे में जातक को क्या कहते हैं, अभी तो इस बालक का भी कोई विवाह आदि नहीं है, तो किंतु हम आपको एक तात्कालिक जो फल होता है, नैसर्गिक फल जिसे कहा जाता है, वो चीज बता रहे हैं। तो विवाह होने के पश्चात दाम्पत्य जीवन में खटास आती है, यानी कि आपसी तालमेल ठीक नहीं रहता है, और यदि व्यापार आदि है तो वो चीज भी व्यक्ति की कोई स्थिर नहीं रहती, अस्थिर उस समय पे उस अवधि में हो जाती है। तो यहाँ पर को षष्ठेश होकर सूर्य अभी सामान्य स्थिति में, सूर्य आत्मा कारक हैं, पिता कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी जातक का पिता के साथ कोई बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाता है, वैचारिक मतभेद आदि रहते हैं, जैसा कि इस कुंडली में देखने में आया। और हकीकत में ये बात है भी कि पिता के साथ जातक के कोई संबंध नहीं है, बालक पिता की बात को सुनता ही नहीं है, क्योंकि षष्ठेश होकर सप्तम भाव में, यानी कि शत्रु भाव के स्वामी है, और मारक भाव में, यानी कि आपस में विचारों का मिलन, कब शत्रुता वाले भाव उत्पन्न होना। तो इसलिए सूर्य संबंधित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। ऐसी स्थिति में जो हमने इनको उपाय बताया कि बालक को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठाइए, सूर्य को जल देने के लिए प्रमोट करिए कि भाई तुम सूर्य को रोज जल दो। अगर नहीं दे सकते हो तो सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को हाथ अवश्य ही आप जोड़ लें। और इसके साथ साथ ही माता के द्वारा सूर्य संक्रांति का उपवास, ये बहुत बड़ा कारगर उपाय माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। यदि ऐसी स्थिति हो और बच्चा हो और नहीं कर रहा हो और विवाह नहीं हुआ हो, विवाह के बाद स्त्री के द्वारा, पत्नी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उससे पूर्व माता के द्वारा सूर्य संक्रांति का उपवास करना अवश्य चाहिए। यदि नियमित तौर पर कुछ वर्ष तक सूर्य संक्रांति का उपवास किया जाता है तो ये सूर्य का जो खराब फल होता है, प्रभाव होता है, वो बहुत कम यानी कि शीर्ण हो जाता है, और कहीं ना कहीं सूर्य
अच्छा फल भी यहाँ पर को देते हैं, शत्रुनाशक बन जाते हैं, रोगनाशक बन जाते हैं, अकस्मात कभी अच्छी सफलता, अच्छा लाभ भी व्यक्ति को दिलाते हैं, दाम्पत्य जीवन खुश रहता है, अच्छा रहता है, खुशहाल बीतता है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति का व्यापार है, व्यापार की ओर रुचि बढ़ती है, या कोई जॉब भी है तो एक्स्ट्रा वर्क के माध्यम से, एक बिजनेस जो साइड वर्क होता है वहां से भी व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। अगले ग्रह की बात करते हैं, चंद्रमा, जो कि जन्म कुंडली के भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं और द्वादश में बैठ गए हैं। यानी कि भाग्येश का द्वादश में बैठना, द्वादश भाव अंतिम भाव होता है। इसका सीधा सा फल ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है कि यदि भाग्येश द्वादश में बैठ जाएगा तो व्यक्ति के अपने घर से बहुत दूर भाग्य उन्नति होती है, वहां पर को भाग्योदय होता है। और ऐसा जातक यदि अपने घर के नजदीक रहेगा तो उसे कभी जीवन में पूर्ण लाभ नहीं होता है, उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, कुछ न कुछ उसको जीवन में कमी लगी रहती है। और जहां तक देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत कोई उन्नति जीवन में देखने में नहीं आती है जब वो घर के नजदीक पे रहेगा। तो उसके साथ के लोग काफी आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति वहीं का वहीं रहेगा, भले ही उनसे बहुत ज्यादा वो टैलेंटेड क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने घर से दूर अवश्य जाना चाहिए। और ये जो चंद्रमा है जो द्वादश में बैठे हुए हैं भाग्येश होकर और गुरु के साथ, जो कि वक्री गुरु हैं, यहाँ पर को गज केसरी नामक योग बनाया हुआ है। तो ऐसे जातक को जीवन में दूर देश, यानी कि जो समुद्र के नजदीक के देश होते हैं, क्योंकि द्वादश भाव अंतिम होता है, समुद्र क्या होता है कि अंतिम छोर होता है, उसके बाद दूसरे देशों की सीमाएं प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को समुद्र के नजदीक वाले शहरों में वास करना चाहिए, वहां पर को अपना जो जॉब रोजगार आदि वहां पर को ढूंढना चाहिए, वहां पर को वो बहुत बड़ी अविश्वसनीय सफलता भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। और ऐसे जातक का विदेश भ्रमण का योग अवश्य रहता है, विदेश में लाभ और विदेश में रोजगार, ये चीजें अवश्य ही देखने में आती है, अपने आप ही योग बनता है। बशर्ते, क्योंकि यहाँ पर को भी चंद्र की स्थिति जो है एक प्रकार से भले ही गजकेसरी योग बनाया है, लेकिन भाव थोड़ा खराब है और शुक्र के घर में बैठे हैं, जो कि हम देखते हैं कि नैसर्गिक मैत्री चक्र में यहाँ पर को शत्रुता उत्पन्न होती है। भले ही ज्योतिष शास्त्र में कहीं कहीं पे ये भी बताया गया है कि चंद्र शुक्र का योग भी एक प्रकार से धन लक्ष्मी योग के भीतर आता है, पैसा देने वाला योग यह माना जाता है। लेकिन दो जगह पे, एक तो भाग्य इसका द्वादश स्थान त्रिक स्थान में चला जाना और दूसरा शत्रुग्रही हो जाना, तो ये एक प्रकार से कुछ कमजोर स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पर को क्या होता है कि व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का स्वामी है, तो मन विचलित रहेगा, मन में एकाग्रता नहीं रहेगी, व्यक्ति जो भी अर्जन करेगा उसको वैसा ही वह निकाल देगा, यानी कि जो कमाया वो फूंक दिया। तो ऐसी स्थिति में, और ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति बचपन से काफी चंचल होता है, कोई न कोई व्यसन, चंद्रमा भी व्यसन कारक होता है, मन जहां भटका तो गलत मार्ग में चला जाता है, तो व्यसनी यानी किसी प्रकार की लत लग जाना, ऐसा भी चंद्रमा में देखने में आता है, जो कि थोड़ा बहुत इस बालक में है देखने में, क्योंकि इनके गार्जियनों ने हमें ये जानकारी दी और हमने भी फलित में उनको बताया, तो ये बात करेक्ट निकली। तो दूसरा यहाँ पर को क्या होता है कि माता के द्वारा ही पौर्णमासी का उपवास, बालक को, अगर बालक सक्षम है, ठीक है, बुद्धि थोड़ा मानता है कहना, तो अवश्य ही उसको शिव आराधना, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है शिव जी के मस्तक में रहते हैं। दूसरा, माता द्वारा पौर्णमासी का उपवास बहुत ही कारगर उपाय है। हम अक्सर, जिन लोगों ने हमें पत्रिका दिखाई है, हम इस चीज का वर्णन करते रहते हैं। लगभग 10 में से 8 कुंडली या 7 कुंडलियों में हम अवश्य ही, चंद्र ग्रह क्योंकि कमजोर होता है या कहीं ऐसी स्थिति होती है, तो अवश्य ही हम यही उपाय बताते हैं कि पौर्णमासी का उपवास करिए, चंद्र ग्रह की आराधना करिए, अवश्य ही मन एकाग्रता आएगी और बहुत बड़ा लाभ भी देखने में आएगा और घर में भी सिद्धि होगी, क्योंकि पौर्णमासी के व्रत से, उपवास से घर में सिद्धि भी प्राप्त होती है। अगले ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो कि नीचस्थ बैठे हुए हैं और जन्म कुंडली के षष्ठेश हैं और साथ में लग्नेश है। लग्नेश यानी कि महत्वपूर्ण भाव, लग्नेश यानी कि घर का स्वामी, शरीर का स्वामी, घर के अंदर सुख शांति का स्वामी। और दूसरा षष्ठेश यानी कि रोगेश, शत्रुभावेश, गुप्त तौर पे नैनिहाल से संबंध होता है। और दूसरा नीच राशि में बैठ गए हैं, वो भी शनि के साथ। शनि के साथ इनको थोड़ा बल मिल जाता है, क्योंकि दोनों आक्रामक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि घर के अंदर अशांति, ऐसा जातक घर के अंदर अशांति पैदा करता है, घर में वो शांति भंग करने वाला माना जाता है, किसी के साथ उसके कोई अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, किसी के साथ विचारों का मिलन नहीं रहता है, जैसे पूर्ण विचारों का मिलन होता है, घर से बाहर ही लोगों के साथ, घर के बाहरी लोगों के साथ विचारों का मिलन होगा, लेकिन अपने घर के लोगों के साथ विचार का मिलन नहीं होगा। और शारीरिक तौर पे, क्योंकि षष्ठेश भी है, लग्नेश भी है, शारीरिक तौर पर भी कोई ना कोई समय समय पे विकार आना, कोई ना कोई परेशानी आना या शरीर के साथ खिलवाड़ करना,
ये चीज भी यहाँ पर को देखने में जाती है। और भाग्य भाव में नीचस्थ होते हैं तो बहुत देर से भाग्योदय, बहुत स्ट्रगल जीवन में करना पड़ता है, तब जाके कहीं जातक को सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल की ऐसी स्थिति हो तो बिल्कुल आंख बंद करके हनुमत उपासना अगर व्यक्ति करेगा तो उसे अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें क्या है कि हनुमत उपासना में आप मंगलवार का उपवास कर सकते हैं और प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर को 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को बूंदी लड्डू का भोग लगाएं और वहां पर को सिंदूर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं और उसके बाद अपने मस्तक में लगाएं। हर मंगलवार को यदि ऐसा किया जाए तो लगभग लगभग 21 मंगलवार से व्यक्ति को फल मिलना प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति को जो फल प्राप्त होगा वो बड़ा फल प्राप्त होगा, क्योंकि हनुमत कृपा अगर किसी को मिल गई तो समझ लीजिए कि उसके वारे न्यारे हो गए, उसका जीवन एक प्रकार से सफल हो गया। तो ऐसी यदि स्थिति हो तो मंगलवार का उपवास अवश्य करना चाहिए और हनुमत आराधना अवश्य ही कर लेनी चाहिए। अगले ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि अपने ही घर में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और अष्टमेश हैं, लाभेश भी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। उनके घर में केतु बैठे हैं जो कि केतु का लाभ भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन बुध का अष्टम भाव में बैठना थोड़ा सा कुछ कमजोर होता है। एक प्रकार से यहाँ पर को समुद्र योग भी है, ये समुद्र योग कहा जाता है। यदि नीचे पे 3 ग्रह होते हैं तो समुद्र योग, यानी कि व्यक्ति को समुद्र के नजदीक के स्थानों से लाभ और दूसरा विदेश से लाभ। विदेश के लिए तो वैसे भी स्थिति बनी है, प्रबल विदेश कारक योग है इस जन्म कुंडली में। तो अष्टम भाव में यदि बुध होंगे तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें जरूर रहेगी। बुद्धि अस्थिर रहेगी, सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाएगी, क्योंकि बुध ग्रह को विद्या बुद्धि का कारक माना जाता है। इसके अलावा यदि हम व्यापार से संबंध रखेंगे तो बुध की ऐसी स्थिति व्यापार को भी आगे नहीं बढ़ने देती है, कहीं ना कहीं समय समय पे बड़ा नुकसान भी बुध ग्रह यहाँ पर को देते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में बुध ग्रह का बैठना विशेष तौर पर पेशाब संबंधित रोग और लिक्विड संबंधित रोग, शरीर में जल की कमी हो जाना या इसी तरीके से पेशाब संबंधित रोग की उत्पत्ति भी करता है। तो यहाँ पर को बुध ग्रह के लिए अवश्य ही उपाय कर लेने चाहिए। बुध ग्रह के लिए सबसे बढ़िया उपाय हम कहते हैं आप लोगों को कि किन्नर को दान करिए, बुध ग्रह का जाप करवा लीजिए। इसके अलावा भगवान गणेश की आराधना करिए। भगवान गणेश की 1 माला या 3 माला ओम गंगणपत्ये नमः या ओम सिद्धि विनायकाय नमः या ओम श्री गणेशाय नमः की 3 माला प्रतिदिन करिए। भगवान गणेश को प्रतिदिन दुर्वा, पान का पत्ता और तांबूल प्रतिदिन चढ़ाइए। कुछ समय बाद बुध ग्रह यदि अनुकूल हो गए तो बुद्धि सही तो सब कुछ सही। बड़े बड़ी समस्याओं का हल बुद्धि निकालती है और बड़ी बड़ी समस्याओं में भी हमारी बुद्धि ही डालती है। तो इसलिए बुध ग्रह को हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। तो इस जातक का भी यही देखने में आ रहा है कि बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती है और भटकाव है बच्चे में। कहाँ पहले बहुत अच्छा था ये बच्चा पढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे ये बच्चा पढ़ाई से हटकर गलत मार्ग में चला गया। 1-2 बार तो घर से, क्योंकि बुध का यहाँ पर को क्या है, बुध नपुंसक ग्रह होते हैं, ना पुरुष होते हैं ना स्त्री होते हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ पर को बैठना, ये बच्चा 2-3 बार घर से बाहर भी जा चुका है, बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढ कर वह लेकर आए। तो इसलिए बुध ग्रह जनित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। अगले ग्रह है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जो कि जन्म कुंडली के पंचमेश हैं और धनेश हैं, धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर द्वादश में वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो द्वादश में गुरु का बैठना एक प्रकार से द्वितीय, इसको मार्केश भी कहा जाता है और धन के स्वामी भी हैं। पंचमेश यानी बुद्धि के स्वामी है, विद्या बुद्धि के स्वामी है, और द्वादश में चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग इन्होंने बनाया है। तो ऐसा व्यक्ति की जो एजुकेशन आदि रहती है, पूर्ण एजुकेशन तो अपने मूल स्थान पर कम रहती है, लेकिन अपने घर से दूर ही व्यक्ति पूर्ण एजुकेशन लेता है। और धन भी व्यक्ति अपने घर के आसपास से नहीं कमाता, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। तो द्वादश में बैठना, घर से दूर प्रवास जब व्यक्ति करेगा तो वहां पर को काफी अच्छा धन अर्जन करेगा। और गुरु ग्रह ने गजकेसरी योग जो बनाया है, ये विदेश फॉरेन से संबंध इसका होता है। और ऐसा जातक भले ही कम अवस्था में न जाए, लेकिन एक अवस्था में वो अवश्य ही विदेश भ्रमण करता है, वहां पर को स्थिरता भी प्राप्त करता है। क्योंकि गजकेसरी योग जब फल देगा तो बहुत अच्छा फल देगा, भले ही स्टार्टिंग में फल नहीं देगा, क्योंकि गुरु वक्री है और दूसरा उनके घर में राहु भी बैठे हुए हैं। एक बात ये भी है, क्योंकि राहु गुरु को गुरु चांडाल योग, इस सही समय पे व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, जो कि बुद्ध के कारण भी है और चीजों के कारण भी है। तो इसलिए व्यक्ति जब भी जाएगा, पहले मौके तो उसको कहीं आएंगे लेकिन वो छोड़ देगा, लेकिन जब भी जाएगा तो बहुत अच्छा वहां पर को वह जीवन
यापन कर सकता है, हो सकता है वहीं पर को वह अपना निवास स्थान हमेशा के लिए भी बना ले। तो गुरु की वक्री स्थिति को अगर हम ठीक करना चाहें, क्योंकि ये बुद्धि के भी कारक हैं, अगर बच्चे में ऐसी स्थिति में यदि कोई बच्चा भटक रहा है, काबू में नहीं आ रहा है, या कोई अन्य स्थिति हो रही है, कोई मेंटली डिस्टर्ब यदि व्यक्ति हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ, चंद्रमा मन का भी स्वामी है, चंद्रमा की अति कमजोर स्थिति व्यक्ति को मेंटल भी कर देती है। तो ऐसी स्थिति में घर में गुरुवार का उपवास जरूर होना चाहिए माता के द्वारा, और भगवान विष्णु की नियमित आराधना अवश्य होनी चाहिए। और वर्ष में किसी भगवान विष्णु के बड़े मंदिर में एक बार, भले 1 वर्ष में जाएं, 3 वर्ष में जाएं, अवश्य ही किसी भगवान विष्णु के, भारतवर्ष में बड़े बड़े मंदिर हैं, दक्षिण भारत में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान विष्णु के, तो उन मंदिरों में अवश्य चले जाना चाहिए और वहां पर को पूजा अर्चना अवश्य कर लेनी चाहिए। इससे गुरु ग्रह जनित दोष अवश्य ही दूर हो जाता है। और समय समय पर अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवा के गुरुदान अवश्य करना चाहिए। और ऐसे जातक के जो शयन कक्ष में अवश्य ही कोई अच्छी धार्मिक पुस्तक, गीता है, रामायण है, या कोई पुराण है, अवश्य ही रख लेने चाहिए। हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण की किताब है, तो वो अवश्य ही ऐसे जातक के शयन कक्ष में जरूर रख लेनी चाहिए। और कोई इस तरीके का फोटो किसी बड़े अच्छे भगवान का, जैसे हनुमान जी का फोटो उनके शयन कक्ष में अवश्य ही लगा लेनी चाहिए। अगले ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के सप्तमेश है और राशि के स्वामी व्ययेश भी है, और छठे स्थान पर बैठ गए हैं रोग भाव में। एक प्रकार से यह थोड़े से कुछ कमजोर है। राशि का स्वामी कमजोर होगा तो शरीर कमजोर होगा, हमारा भाग्य भी कमजोर होगा। जो एक व्यक्ति 10% मेहनत करेगा उसे सफलता मिल जाएगी, हम 80% सफलता मेहनत करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसका असली कारण ये होता है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी सफलता मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। और किसी का चंद्रमा अच्छा हो, अच्छी स्थिति हो, दूसरा व्यक्ति 10-20% करेगा तो उसके पूर्ण चांस बन जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि 2 स्थानों पर शुक्र, यहाँ मार्केश हो गए, सप्तम भाव मारक भाव कहा जाता है, व्यय भाव भी एक प्रकार से व्यय हानि का भाव कहा जाता है, और छठे स्थान पर शुक्र चले गए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर को एक चीज ही आदमी कर सकता है। एक तो शुक्र का जल से संबंध है, शुक्र का जल से संबंध है। दूसरी बात, ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा आक्रामक हो जाता है, मारपीट करने वाला हो जाता है, और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमा, ऐसे व्यक्ति को इन चीजों को भी झेलना पड़ता है अपने जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति से अक्सर लोग दूर रहते हैं और इसके पास जाना पसंद कम करते हैं, क्योंकि कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है। तो इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि शुक्र का जल से संबंध है, तो हमें समुद्र का जल या बेमौसमी बारिश का जल अपने पास अवश्य रख लेना चाहिए। ऐसे अगर वो बच्चा है तो उसके शयन कक्ष में रख लेना चाहिए कहीं ना कहीं, जिससे कि उसकी डेली दृष्टि पड़े, या उसके समुद्र का जल लाकर थोड़ा एक एक बूंद उसके जल में, नहाने वाले जल में डाल देनी चाहिए, और उससे उसको स्नान करवाना चाहिए। इससे भी काफी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर के लिए बहुत सरल सा उपाय है, फिरोजा रत्न। क्योंकि राशि के स्वामी होने से फिरोजा रत्न धारण किया जा सकता है, भले ही स्थिति 3 जगह पे कमजोर क्यों ना हो। कारण कि सप्तमेश भी है, व्ययेश भी है, और छठे स्थान पर, क्योंकि फिरोजा उपरत्न है। डायमंड तो भूलकर भी धारण नहीं, डायमंड तो इसको और उल्टा, यानी कि बहुत ही खतरनाक बन जाएगा, यानी कि ये मारक बन जाएगा। लेकिन फिरोजा उपरत्न है, और फिरोजा के लिए हम बार बार कहते हैं कि इसे कोई भी धारण कर सकता है, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन रत्न है और इसका रिजल्ट अवश्य ही आता है। हमने ये देखा कि किसी जो व्यक्ति ने बिना पत्रिका दिखाए भी अगर फिरोजा पहना है तो उसे भी लाभ हुआ है, भले बाद में उसने पत्रिका दिखाई, स्थिति ही नहीं थी, हमने ऐसा भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर को फिरोजा रत्न विशेष तौर पर 11 कैरेट के आसपास का, या अधिक से अधिक क्या कहते हैं 18 कैरेट के आसपास का, 11 कैरेट या 18 कैरेट के आसपास का फिरोजा रत्न ऐसे जातक को अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। तो इससे काफी अच्छा लाभ मिलेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, और जो हम 10 या 20% अगला व्यक्ति मेहनत करता है वहां, और हम 80% मेहनत करते हैं और हम नहीं निकल पाते हैं, अगला व्यक्ति निकल जाता है, तो वो चीज दूर हो जाएगी और हमें बराबर फल मिलना भी शुरू हो जाएगा। अगले ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह की स्थिति है जन्म कुंडली के तृतीयेश हैं और चतुर्थेश है, और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं मंगल के साथ। तो शनि ग्रह की स्थिति लगभग लगभग ठीक है। शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह है जो कि व्यक्ति को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे, क्योंकि सुखेश भी है, सुख देने वाले हैं। क्योंकि अगर आदमी स्ट्रगल में होगा, परेशानियों में होगा, तो उससे किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा कि वो अंदर से झुक जाएगा।
यानी कि एक शर्म के मारे झुक जाएगा। लेकिन शनि कभी सर झुकाने नहीं देंगे, क्योंकि चतुर्थेश है, तृतीयेश है, हिम्मत देंगे विपरीत परिस्थितियों में, भाई हम जूझ जाएंगे, कोई भी परिस्थिति है हम आगे निकलेंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं, मेहनत करेंगे। तो ये चीज है। और भाग्य में बैठे हुए हैं, भले ही चंद्रमा के घर में बैठ के विष योग होता है, लेकिन मंगल के साथ वो एक ठीक ठाक योग बनाते हैं, एक अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि दोनों एक ही प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं, आक्रामक ग्रह हैं, और तुरंत ही फल देने वाले ग्रहों में भी इनको जाना जाता है। तो इसलिए शनि की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक है, कभी 7.5 आए, ठैया आए, या शनि की महादशा, अंतरदशा कहीं पर भी आए, तो उस समय पे शनि ग्रह जपदान अवश्य कर लेना चाहिए, शनि ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। इनका काफी वर्णन हमने ज्योतिष शास्त्र यहाँ चैनल पे किया हुआ है, कई अच्छे उपाय आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो अब अगले ग्रह हैं राहु ग्रह। राहु ग्रह जो कि पंचम भाव में बैठ गए हैं। पंचम भाव विद्या भाव, बुद्धि भाव, संतान भाव भी इसे कहा जाता है, प्रेम का भाव भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर को राहु का बैठना विद्या को प्रभावित करता है, विद्या में ब्रेक देता है, जो कि ऐसा हो रहा है। इसके अलावा बुद्धि को भ्रमित कर देता है ना, जो अपने होते हैं उनको पराया व्यक्ति समझने लगता है, जो पराये लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो उससे मतलब निकाल रहे होते हैं, उनको व्यक्ति अपना मानने लगता है। यानी कि बुद्धि को वो पूर्ण तरीके से भ्रमित कर देते हैं। ऊपर से गुरु के घर में बैठे हैं, वैसे मीन राशि में राहु को अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर को बुद्धिभाव होने से और गुरु का घर होने से तो गुरु चांडाल योग का भी आंशिक निर्माण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने हमारे पूरे पूर्व के एपिसोड देखे होंगे, तो हम कई एपिसोडों में, 1-2 एपिसोड तो हमने विशेष ही बनाए हैं इनके लिए, कि लग्न में, पंचम में, भाग्य में, दशम में, यानी कि लग्न, पंचम, भाग्य, दशम में राहु ग्रह बैठ जाते हैं तो वह कारक बन जाते हैं। तो उनके संबंधित आराधना, उनका रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो राहु ग्रह जनित उपाय करने से एक प्रकार से ये जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं या छोटी छोटी बाधाएं, इनका अति शीघ्र ही शमन हो जाएगा। अभी हम आपको एक चीज और समझाएंगे, आप देखते रहिएगा। तो राहु ग्रह महत्वपूर्ण और कारक ग्रह हैं। यदि हम इनकी ओर बचपन से ही देख लेते तो शायद ये स्थितियां काफी कम उसमें आती। तो ऐसा है कि हम कुछ चीजों को तो बदल नहीं सकते, जैसे बरसात को हम रोक नहीं सकते, सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन उसकी गंध से, उसकी महक से, उसके कुछ बूंदों से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। पूर्ण भीगने से तो बच सकते हैं, बस वही चीज है, उपाय करने से थोड़ा जो 80-90% फल हमें प्राप्त होना था, 100% फल प्राप्त होना था, वो 10-15-20% में सिमट के रह जाता है। तो इसलिए उपाय इतने आवश्यक होते हैं, इसलिए अवश्य ही करने चाहिए। लाभ भाव का केतु बहुत अच्छा माना जाता है। लाभस्थ केतु अकस्मात धन प्रदायक, और केतु को मोक्ष प्रदायक भी कहा गया है। अकस्मात कार्य बनाने वाला, जब कार्य बिगड़ रहे हो तो उनको सही दिशा में लाने वाला यह केतु माना जाता है। केतु की स्थिति ठीक है। अब यहाँ पर को जो महत्वपूर्ण बात है, आप उस चीज को देखिएगा। देखिए, लग्नेश होकर और षष्ठेश होकर मंगल नीचस्थ बैठ गए हैं, नीच राशि में बैठ गए हैं। अब लोग कहेंगे कि मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए, लेकिन अगर मंगल का रत्न मूंगा पहनेंगे तो षष्ठेश भी हैं वो, और साथ में नीचस्थ बैठे हुए हैं, और शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मंगल का रत्न आपको कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता। यहाँ पर सफेद मूंगा आपको फल देगा, वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन मंगल का रत्न लाल मूंगा आपको फल नहीं देगा। वह आपकी जो आक्रामकता है या जो आपकी समस्याएं हैं उनको में गति दे देगा, उनको बढ़ा देगा। भाग्य अगर ठीक भी चल रहा है तो उसको भी वो पलट देगा, यानी कि पूरा नीचे ले आएगा। तो इसलिए मंगल का रत्न वैसे भी जातक को यहाँ पर को नहीं लगता है। दूसरी बात, भाग्येश होकर बृहस्पति द्वादश में बैठ गए हैं, शुक्र के घर में बैठ गए हैं, एक स्थान पर मार्केश भी है। अब पंचमेश का रत्न, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि के स्वामी के रत्न हमें धारण करने चाहिए, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो ये द्वादश में बैठ गए हैं, और आपने देखा होगा कि द्वादश में, और वो भी वक्री बैठे हुए हैं। तो गुरु का रत्न यहाँ पर को धारण करना बहुत अच्छा लाभ नहीं दे सकता। हाँ, गुरु के रत्न की एक विशेषता होती है, गुरु का रत्न अगर अच्छा फल नहीं भी दे रहा है तो खराब फल कभी नहीं देगा। यानी कि गुरु की ये विशेषता होती है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पुखराज यदि अच्छा फल नहीं दे रहा है तो बुरा फल भी कभी नहीं देगा, भले वो कहीं पर भी बैठा हो, निष्क्रिय हो जाएगा। तो गुरु का रत्न यहाँ पर को निष्क्रिय है। अगले रत्न की बात करते हैं, जो कि हम सबसे ज्यादा रत्नों पे बात करते हैं, सबसे सुलभ, क्योंकि आदमी उपाय आज कर रहा है, कल कर रहा है, 10 दिन तक क्या 11वें दिन छूट जाएगा उसका, या समय की सही टाइमिंग नहीं बन पाएगी। लेकिन रत्न तो परमानेंटली सिद्ध करके यदि हम पहने तो हमेशा हमारे पास रहते हैं, तो उनका फल सबसे ज्यादा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। अब भाग्येश होकर चंद्रमा द्वादश में बैठ गए हैं। भाग्य के स्वामी का द्वादश में होना भी कुछ ठीक ठाक नहीं माना जाता है। ऊपर से शुक्र के घर में बैठ गए, जहां पे शत्रुता भी उनकी देखने में आती है। तो मोती भी यहाँ पर को व्यक्ति को ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा, और दिमाग को चंचल कर देगा, मेंटली डिस्टर्ब ले आएगा, बिल्कुल दिमाग उग्र हो जाएगा व्यक्ति का, क्या करूं क्या नहीं करूं, बिल्कुल भटकना शुरू कर देगा।
स्थिरता को, अगर स्थिरता है तो अस्थिरता हो जाएगी। तो इसलिए ये आपका मोती रत्न भी व्यक्ति के लिए कोई शुभ रत्न नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर हमें आप पत्रिका दिखाएंगे तो हम कभी इन रत्नों की राय आपको दे ही नहीं सकते, भले ही अन्य ज्योतिषी की अपनी अपनी मर्जी है, अब कौन कैसा जानता है वो हम उस पर बात नहीं करते हैं, किसको कितना अनुभव है, किसको कितना अध्ययन है, तो वो अलग बात रहती है। क्योंकि हम तो लगभग लगभग बहुत ज्यादा हजारों कुंडलियां देख चुके हैं, लाखों की तो हम बात ही नहीं करते, तब तक इतना तो हमने नहीं देखा है, लेकिन हजारों की कुंडलियां हम देख चुके हैं। और हमने जहां तक इन चीजों को देखा और सही रत्न व्यक्ति को बताया तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिला हुआ है। आप इस चीज की पुष्टि हमारे चैनल पे जाके कर सकते हैं, कई लोगों ने फीडबैक अपने दिए हुए हैं। अगले रत्न की बात कर रहे हैं, राशि के रत्न, शुक्र के रत्न हीरा की। हमने डायमंड के लिए पहले ही मना कर दिया है, स्टार्टिंग में ही हमने बोला कि डायमंड तो आदमी की काया ही पलट के रख देगा, जो चल रहा है उसको भी नष्ट करके बिल्कुल अंतिम स्थान पर ले आएगा, जहां से व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो उपरत्न फायदा दे सकता है, उपरत्न की बात अलग होती है। तो वो भी, लेकिन तब भी देखिए शुक्र की स्थिति अगर आप खुद देख रहे होंगे तो शुक्र एक जगह पे मार्केस हैं, दूसरी जगह पे व्ययस हैं, तीसरा छठे स्थान पर बैठे हैं, कैसे राय दे देगा आदमी डायमंड पहन। तो यहां पर को अब रत्न कौन सा निकल के आता है, चलो फिरोजा तो ठीक है, फिरोजा बहुत अच्छा फायदा देगा, हम मानते हैं, लेकिन रत्न जो निकल कर आता है वो आता है गोमेद रत्न। क्योंकि आपने देखा होगा, हमारे आज का नहीं 5 साल पुराना एपिसोड है, लग्न में पंचम में भाग्य में दशम में यदि राहु व केतु बैठ जाए तो सबसे बड़े कारक ग्रह बनकर निकलते हैं, और उनका रत्न धारण कर लेना चाहिए। आपके सामने पुष्टि भी हो रही है, आपके सामने पुष्टि भी हो रही है कि राहु इनसे आगे निकल रहा है। अब इसके बाद एक रत्न और निकलता है, वो रत्न निकलता है सफेद मूंगा। वो कैसे कि यहां पर को बृहस्पति और चंद्र साथ ही बैठ गए हैं, मंगल भी नीचस्थ हो गए हैं, इनसे भी हमें फल प्राप्त करना है, और शुक्र भी छठे स्थान पर बैठ गए हैं। क्योंकि सफेद मूंगा जो होता है 4 ग्रहों से रिलेटेड होता है, हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, पहला है चंद्र ग्रह, दूसरा है मंगल ग्रह, तीसरा है गुरु ग्रह, चौथे है शुक्र ग्रह। जब इन चारों की स्थिति जन्म पत्रिका में देखी जाती है, यदि इनमें से 2 ग्रह साथ बैठ जाए और 2 ग्रह कुछ ऐसी स्थिति में हो कि या तो फल नहीं दे रहे हो, या फलदायी होकर फल नहीं दे रहे हो, या अशुभ फल दे रहे हो, तो यहां पर को आप देख रहे हैं कि गज के इसी योग भी बना है, बृहस्पति चंद्र साथ में है, मंगल नीचस्थ है, शुक्र छठे स्थान पर है। तो सफेद मूंगा एक चमत्कारी रत्न के तौर पर यहां पर को देखने में आएगा। तो ऐसे जातक ने विशेष तौर पर राहु का रत्न गोमेद, सफेद मूंगा और फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। यदि वो कहता है कि भाई मैं 3 नहीं एक ही रत्न पहनूं, तो हम उससे यही कहेंगे कि आप सर्वप्रथम गोमेद रत्न पहनिए, उसके बाद आप फिरोजा क्योंकि पहने, या फिर सफेद मूंगा पहने, क्योंकि शुक्र का संबंध सफेद मूंगा से है। तो दूसरे नंबर पे सफेद मूंगा, व्हाइट कोरल पहन सकते हैं, फिर उसके बाद बहुत अच्छा फल तो प्राप्त होना ही होना है, इसमें कोई संशय नहीं किसी प्रकार का। तो तीसरा मतलब क्या कहते हैं, फिरोजा रत्न जातक धारण कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेगा तो जीवन अपने आप में ही सफल हो जाएगा। तो अब मेन बात इस बच्चे के बारे में बता देते हैं। ये बच्चे में थोड़ा भटकाव बहुत अच्छा था ये पढ़ने में, और इसमें भटकाव आया, भटकाव आके ये थोड़ा बुरी संगत में चला गया, थोड़ा ड्रग्स आदि का सेवन करने लगा, और 1-2 बार घर से भागकर ये बाहर चला गया, और कोई अता पता नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से इसकी खोजबीन की, इसको बुलाया गया, कुछ इसको सुधार गृह में डाला गया। उसके बाद अभी बालक की लगभग लगभग स्थिति ठीक है। पिछले 3 महीने पहले इन्होंने हमें पत्रिका दिखाई, तो कल परसों ही इनका फोन आया, तो बहुत लाभ हुआ है जो चीज हमने बताई उनको, तो उससे बच्चे में काफी अच्छा परिवर्तन देखने में आया है। तो कुछ चीजें हमने और भी बताई, तो उन्होंने खुद कहा था कि आप कभी हमारे बच्चे की कुंडली का विश्लेषण कर दीजिएगा और हमें दे दीजिएगा। तो हमने कहा कि जब हम ऐसे तो किसी को देते नहीं है, वो कह रहे थे कि आपको हम पैसा भी दे देंगे। हमने कहा पैसे ऐसी वाली बात ही नहीं है। हमने कहा ये तो हम खुद ही अपने चैनल पे डालते हैं। मैंने कहा इस समय पे समय नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम बहुत लंबे समय से नहीं लेकर आए। तो आज हमने कहा कि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो, किसी की स्थितियां ऐसी होती हैं या इससे मिलती जुलती होती हैं, तो उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। तो इसलिए आप लोगों के बीच ये जानकारी हम लेकर आए हैं। तो जानकारी कुंडली विश्लेषण संबंधित आप लोगों को कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और मुझे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी, मैंने जो यहाँ पर को विश्लेषण किया, हमें तो, हम किसी की भी कुंडली का विश्लेषण करें हमें तो अच्छा ही लगता है, हम और बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। तो यहाँ पर को हमने लगभग लगभग बहुत अच्छा कुंडली विश्लेषण किया। बात है आपके उस पर कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। बेल आइकन एक ऐसी चीज है, यदि आप उसे प्रेस करते हैं, जब भी यहाँ से जानकारी निकलती है तो वो सीधे आप लोगों तक पहुंचती है, और आप उसका लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में भले ही हम उसका लाभ न लें,
लेकिन निकट भविष्य में वो कभी भी हमारे बहुत काम की जानकारी हो सकती है और हमारे कई समस्याओं से हमें मुक्ति भी वह दिला सकती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।